वेलकम टू ऑल। क्लास 9 का चैप्टर 6 है। यहाँ पर चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर 6 के पहले हमने चैप्टर 5 की बात करी थी, यूक्लिड ज्योमेट्री की बात करी थी। तो चैप्टर 5 से आपका ज्योमेट्री का सेशन स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि चैप्टर 5 के बाद जितने भी चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर 13 तक जो भी चैप्टर रहेंगे आपके ज्योमेट्री से रिलेटेड रहेंगे। या तो वो एरिया से रिलेटेड रहेंगे, या एंगल से रिलेटेड रहेंगे, या लाइन से रिलेटेड रहेंगे, या पॉइंट से रिलेटेड रहेंगे, या वॉल्यूम से रिलेटेड रहेंगे। ठीक। तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये सभी के सभी ज्योमेट्री से रिलेटेड है। और उनकी जो सबसे बेसिक जो पार्ट है वो चैप्टर 5 और चैप्टर 6 है। अगर आपको चैप्टर 5 और चैप्टर 6 बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है तो आपको ज्योमेट्रीज में आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हमें यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन पार्ट है चैप्टर 6 का वो अच्छे से देखना है, लाइंस और एंगल्स अच्छे से देखने हैं, इनके हर एक टर्म्स को अच्छे से देखना है, हर एक डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से आपको देखना है। तो स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल्स का। तो लाइंस और एंगल्स के पहले हम टर्म्स देख लेते हैं और उनकी कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं कि लाइंस क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के एंगल होते हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक। तो चैप्टर 6 का लाइंस एंड एंगल्स का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है सिर्फ। ठीक है, इसमें सारी की सारी चीजें हम डिफाइन करेंगे। नाउ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। कुछ टर्म्स देख लेते हैं, कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, कुछ चीजों को अंडरस्टूड कर लेते हैं कि किन चीजों को क्या समझते हैं, हम कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक पार्ट होता है लाइन का एक टुकड़ा होता है और इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, अ पार्ट ऑफ ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अगर ये क्या होता है, लाइन का टुकड़ा होता है जिसका एंड पॉइंट होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर दो पॉइंट है हमारे पास, लेट सपोज ए और बी दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। लेट सपोज ये किसी लाइन का एंड पॉइंट है, ए और बी दोनों क्या है, किसी एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट है। तो इनके बीच में एक लाइन होगी, ठीक है, ए से बी, तो इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब इसको डिफाइन किससे किया जाता है, डिनोट कैसे किया जाता है। तो लाइन सेगमेंट डिनोटेड बाई ए बी के ऊपर एक लाइन रहता है। ठीक है, कुछ इस तरह से लाइन होता है, कुछ इस तरह से ये लाइन होता है। तो इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को जो डिफाइन किया जाता है, लाइन सेगमेंट को ए बी के ऊपर एक लाइन ऐसी बना दी जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये लाइन सेगमेंट है, किसी एक लाइन का पार्ट है जिसके दो एंड पॉइंट है, ए और बी है। ठीक है, इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर जो ए बी जो शो करता है वो ए बी जो इसकी लेंथ को शो करता है। ठीक है, ये लेंथ कितनी है, अगर मैं सपोज करूँ ये एल है, तो एल इजिकल टू क्या होगा, ए बी होगा। मतलब कि हम ए बी अगर लिखे यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि ये इसकी लेंथ को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। जैसे सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, आगे चलकर मान लो अगले चैप्टर्स में कुछ इस तरह से आया हमारे पास, और ए बी इजिकल टू बोल दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ए बी इजिकल टू ये सपोज लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो ए बी जो लिखा हुआ होता है उस लाइन सेगमेंट का लेंथ लिखा होता है। ठीक है, उसको हमें लेंथ समझना है। तो जो इसका लाइन सेगमेंट का जो लेंथ रहता है, लेंथ क्या होगा आपका, ए बी होगा। नाउ ये तो था लाइन सेगमेंट। अब रे किसे कहेंगे। ठीक है, तो एक रे होता है, तो रे में एक ही एरो होता है, मतलब एक एरो टाइप होता है जिसका एक तो एंड पॉइंट होता है लेकिन दूसरा कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इसका मतलब इसमें एक ही एंड पॉइंट होता है, दूसरा कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं रे। ठीक है, रे को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। अ पार्ट ऑफ ए लाइन विच वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए रे। ठीक है, एक पार्ट होता है लाइन का जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रे। ठीक। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर एक एंड पॉइंट है, ये एक ए पॉइंट है ए, बी को हम एंड पॉइंट नहीं ले रहे हैं, बी को हमने आगे क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, और यहां से एक लाइन स्टार्ट हुआ है और ये आगे चलता हुआ जा रहा है। एरो के ऊपर जो ये एरो का जो हेड होता है ये शो करता है कि ये इन्फाइनाइट तक चल रहा है। ठीक है, ये रुका हुआ नहीं है। तो इसका एक ही एंड पॉइंट है ए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रे। द रे ए बी इज डिनोटेड बाई ए बी के ऊपर हम एक एरो लगा देते हैं। कैसे डिनोट करते हैं रे को डिनोट करते हैं ए बी के ऊपर एक एरो लगा देते हैं, मतलब ए से स्टार्ट होता है और बी की तरफ जाता है। एरो का मतलब ये होता है। ठीक है, इसको इसी तरह से लिखा जाता है।
अगर ये बी और ए लिखा होता और यहाँ से एरो ए से जाता होता, ये बी एंड पॉइंट होता, तो हम लिखते बी ए के ऊपर एरो। ठीक है, कुछ इस तरह से लिखा जाता है, बी इसका एंड पॉइंट है और ए से होता हुआ ये जा रहा है। नाउ अब इसकी कोई लेंथ नहीं होती है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो इसकी कोई लेंथ नहीं होती है, इसको हम लेंथ शो नहीं कर सकते रे की। अब बात करते हैं कि हमने अभी तक बोला है कि ये सभी लाइन के पार्ट है, लाइन के पार्ट है, लाइन के पार्ट है। तो लाइन क्या होती है, तो लाइन को भी डिफाइन कर लेते हैं। लाइन वो चीज होती है जिसके कोई एंड पॉइंट ही नहीं होता है। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक चलता रहता है। ठीक है, अ लाइन विच हैव नो एंड पॉइंट। अगर आपके पास एक लाइन ऐसी होती है जिसके एंड पॉइंट ही नहीं होते, मतलब ये जो पीछे जो एक एंड पॉइंट है इसको भी मैं पीछे एक्सटेंड कर दूं तो ये एक लाइन बन जाती है। तो अगर लेट सपोज मेरे दो पॉइंट है ए और बी, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन गुजरती है, इधर से पीछे जाती है इस पॉइंट से और इधर से आगे जाती है। ठीक है, और इनके बीच में भी लाइन होती है, तो ये पूरा पूरा एक लाइन कहलाता है। ठीक, तो ये माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक होती है। इधर कहाँ तक जाती है, माइनस इन्फाइनाइट तक जाती है, इधर कहाँ तक जाती है, ये प्लस इन्फाइनाइट तक, इन्फाइनाइट तक जाती है। अब लाइन को कैसे डिनोट किया जाता है, तो लाइन को डिनोट किया जाता है ए बी के ऊपर टू हेडेड एरो लगाया जाता है। अ लाइन इज डिनोटेड बाई ए बी। ठीक है, ए बी के ऊपर क्या करते हैं, टू हेडेड एरो लगाया जाता है। टू हेड एरो मतलब कि दोनों तरफ इसका हेड होता है एरो का। ठीक है, उसके नीचे लिखा जाता है ए बी के ऊपर टू एरो। नाउ आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, रे किसे कहते हैं, लाइन किसे कहते हैं। अब इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो कहते हैं, डेफिनेशंस होती है, लेकिन हम क्या समझेंगे, हमें क्या समझना है आगे चलने वाले चैप्टर्स में हमें क्या क्या मिलने वाला है, मतलब इन चीजों को हम कैसे समझेंगे उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो होवेवर वी विल नॉट यूज दिस सिंबल्स, ये सारे के सारे सिंबल हम कभी यूज नहीं करते हैं। जैसा लाइन सेगमेंट के ऊपर हम कभी भी ए बी के ऊपर ऐसे लाइन सेगमेंट का शो नहीं करते हैं। ठीक है, रे को हम कभी भी ए बी के ऊपर ये एरो लगाकर शो नहीं करते हैं। ठीक है, ये और लाइन को भी हम ए बी के ऊपर डबल हेडेड एरो लगाकर ऐसे शो नहीं करते हैं। ठीक है, ये किसी भी सिंबल्स का हम यूज करते ही नहीं है। तो करते क्या है, ठीक है, तो वी विल डिनोट द लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट को भी हम ए बी से ही डिनोट करते हैं, रे को भी हम ए बी से ही डिनोट करते हैं, और लेंथ को भी हम क्या करते हैं, लाइन के लेंथ को भी हम क्या करते हैं, ए बी से ही डिनोट करते हैं। मतलब सभी के सभी को हम ए बी से ही डिनोट करते हैं। इसके ऊपर ना ये लगाया जाता है, ना इसके ऊपर हेड लगाया जाता है, ना इसके ऊपर ये लगाया जाता है, डबल हेडेड एरो लगाया जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये चीजें हैं, लेकिन हम ये चीजें यूज नहीं करेंगे। हम जनरली क्या करेंगे, उसके लाइन का लेंथ ही लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, ए बी। ठीक है, बाय द सेम सिंबल ए बी, सभी को ए बी से ही डिनोट करेंगे। अगर ए बी है तो वही आपका लाइन है, वही आपका रे है, और वही आपका क्या है, पूरा पूरा लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इसके अलावा हम दूसरा सिंबल यूज नहीं करेंगे। तो कुछ चीजें अंडरस्टूड भी करनी है, कुछ चीजें ऐसी है जो हम बार बार यूज करेंगे तो उसको भी डिफाइन करना है, हम तो वैसे ही करेंगे। ठीक है, एंगल, एंगल क्या होता है, एंगल जो होता है वो टू रेस से बनता है। मान लो एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट कॉमन पॉइंट। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट से निकलने वाली टू रेस से क्या बनता है, कि एंगल बनता है। ठीक है, तो अगर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक रे इधर निकल रही है, एक रे इधर जा रही है, तो ये दोनों के दोनों क्या करती है, एक एंगल फॉर्म करती है। इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, राउंड डिस्टेंस जो होता है, उसको हम बोलते हैं एंगल, कि ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो डिफाइन करते हैं इसको फर्स्ट। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेस ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। अगर वो एक ही एंड पॉइंट से निकलती हैं, दो रेस का एक कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन एंड पॉइंट होता है, या बोले तो एक ही एंड पॉइंट से अगर दो रेस ओरिजिनेट होती है, मतलब निकलती है, ओरिजिनेट का मतलब होता है निकलना, तो वो एंगल बनाती है। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से दो रेस निकल रही है। ठीक है, दो रेस यहाँ पर निकल रही है, एक रे ये है, दूसरी रे ये है, तो ये दोनों क्या करेगी, एक एंगल फॉर्म करेगी। तो यहाँ पर इसने क्या करा है, ये एंगल फॉर्म किया है, इसको हम बोलते हैं एंगल। ठीक, नाउ तो इसकी सारी टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन कर लेते हैं। तो अगर इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जो कॉमन पॉइंट होता है, जिस पॉइंट से दोनों रेस निकलती है, वो पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स। तो ये कहलाएगा आपका वर्टेक्स। अब ये जो दोनों रेस जो होती है, या दोनों लाइंस जो होती है, ये क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आपकी आर्म्स। ठीक है, ये दोनों क्या कहलाती है, आर्म्स ऑफ द एंगल, आर्म्स ऑफ द एंगल, एंगल की भुजाएं। आर्म का मतलब होता है भुजाएं, जैसे हमारी जो भुजाएं हाथ है, ठीक है, वैसे ही एंगल्स के हाथ है ये। ठीक है,
तो यही क्या बनाएंगे, एंगल्स बनाएंगे, तो ये आर्म कहलाएगी। ठीक है, आगे चलकर कई टर्म्स अगर यूज करें तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंगल्स हमने देख लिया है कि दो रेस अगर सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होती है तो वो एंगल बनाती है। अब टाइप्स ऑफ एंगल देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल में क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ एंगल, अब ये जो एंगल्स होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स के एंगल होते हैं, तो बेसिकली 5 टाइप्स के एंगल्स हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम 90 डिग्रीज के आसपास चलेंगे, 90 डिग्रीज और 180 डिग्रीज के आसपास चलेंगे। अगर वो 90 डिग्री से छोटा हुआ तो वो क्या कहलाएगा, 90 डिग्री हुआ तो क्या कहलाएगा, 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो क्या कहलाएगा, 180 डिग्री हुआ तो क्या कहलाएगा, 180 डिग्री से छोटा हुआ तो क्या कहलाएगा। तो कुछ इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक, तो ये जो एंगल्स होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं, बता देता हूं। एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, और आपका एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, इसको कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या कहलाता है, तो एक सिंगल पॉइंट से दो रेस निकलती है, वो एंगल बनाती है, और वो एंगल अगर आपका 90 डिग्री से छोटा हुआ तो वो कहलाता है एक्यूट एंगल। तो आपके पास दो रेस है, दो रेस एक एंगल बनाती है। लेट सपोज इसने एंगल बनाया एक्स, और ये एंगल एक्स अगर आपका 90 डिग्री से छोटा हुआ। अब 90 डिग्री किसे कहते हैं, पहले ये डिफाइन कर लेते हैं। तो दो परपेंडिकुलर लाइन जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड द 90 डिग्री एंगल। ठीक है, राइट एंगल बोला जाता है इसको। ठीक है, तो दो रेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ठीक, तो वो होता है आपका 90 डिग्री एंगल। ठीक, तो ये एक रेस ये है, एक रेस ये है, तो स्वाभाविक सी बात है अगर ये दो रेस यहाँ से ये एक्स जा रही है तो ये जो एक्स एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से तो आपका छोटा ही होगा। ठीक, अब ये जरूरी नहीं है अगर आपने एंगल यहाँ पर बनाया, एंगल यहाँ बनाया, एंगल यहाँ बनाया तो एंगल चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इनकी पोजीशन से चेंज नहीं होते हैं। एंगल जो बनाते हैं ना हम, ये वाला और यहाँ पर शो कर रहे हैं, तो इससे एंगल चेंज नहीं होता है। ठीक है, सभी जगह 90 डिग्री रहता है। ये एंगल एक से यहाँ पर है, अगर मैंने यहाँ पर ये दिखा दिया होता तो ये भी एंगल एक से है, यहाँ से भी शो करूंगा अगर तो भी एंगल क्या रहेगा, एक से ही रहेगा। ठीक है, तो दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है वो किसी भी पोजिशन पे शो कर सकते हैं आप। तो देखा जाए तो एंगल अगर छोटा है, ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है, तो ये 0 डिग्री से बड़ा है, एंगल क्या है, एक्स जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, जहां मुंह खुला रहता है वो क्या रहता है, बड़ा रहता है, तो एक्स बड़ा है 0 डिग्री से, लेकिन एक्स छोटा है। ठीक है, 90 डिग्री से। अब देखो मुंह इधर घूम गया 90 डिग्री की तरफ, इसका मतलब 90 डिग्री बड़ा है, एक्स क्या है, छोटा है। ठीक है, तो एक्स जब बड़ा होगा 0 डिग्री से, एक्स जब छोटा होगा 90 डिग्री से, और इन दोनों के बीच में कहीं बैठा होगा एंगल, तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। तो इसको एक साथ लिखने का यह तरीका है कि एक्स, ठीक है, एक्स बड़ा मुंह एक्स की तरफ है 0 डिग्री से, तो एक तो बड़ा है, एक्स बड़ा है 0 डिग्री से लेकिन छोटा है 90 डिग्री से, तो एक साथ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो एक्स अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा तो क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है, ये जो इक्विलिटी होती है ना, ये दो तरह की होती है, एक तो लेस देन होता है और लेस देन इक्वल टू भी होता है। ठीक है, तो अगर मैंने इक्वल टू का साइन इसके साथ नहीं लगाया है, इसका मतलब इक्वल कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। नाउ एक्यूट एंगल के बाद हम चलते हैं राइट एंगल पर। ठीक, अगर दो रेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई, राइट एंगल की बात करते हैं, अगर दो रेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, एग्जैक्टली 90 डिग्री पर हो गई। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि अगर y इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया तो ये आपका राइट एंगल कहलाता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। नाउ थर्ड है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, अगर आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा हो गया लेकिन 180 डिग्री से छोटा हुआ। अगर आपका कोई एंगल है, ठीक है, दो रेस है, दो रेस के बीच में मान लो एंगल जेड बन रहा है, तो जेड जो एंगल होगा आपका वो 90 डिग्री से बड़ा। अब 90 डिग्री से बड़ा मतलब कि जेड जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो जेड बड़ा होगा तो मुंह उसकी तरफ होगा, जेड की तरफ। अब जो जेड होगा, जो जेड होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री 180 डिग्री से छोटा होगा। तो 180 डिग्री से छोटा की बात करते हैं, तो जेड होगा छोटा किससे, 180 डिग्री से। ठीक है, तो कुछ इस तरह से साइन सिंबल्स आएंगे। अब इन दोनों को एक साथ कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो जेड है, तो जेड क्या है, छोटा है 180 डिग्री से, जेड छोटा है 180 डिग्री से लेकिन बड़ा है 90 डिग्री से।
ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में एंगल रहा, तो देखो 90 डिग्री यहाँ पर रहता है, 180 डिग्री यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो पूरा जो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री कहलाता है। पहले ये डिफाइन कर लेते हैं 180 डिग्री क्या होता है। तो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। इससे छोटा हुआ तो ये एंगल छोटा होगा, ठीक है। और 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो मतलब इधर जाएंगे तो 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा एंगल होगा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आता है उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। बहुत सारे लोग सिर्फ 90 डिग्री से बड़ा ही बताते हैं कि अगर 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। और इसको जो एक्यूट एंगल होते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ क्या बताते हैं कि 90 डिग्री से अगर छोटा हुआ तो आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा। वो बात भी सही है, ये बात भी सही है, ठीक है। अगर आपको एक ही डेफिनेशन पढ़ना है तो एक भी पढ़ सकते हो कि एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। नाउ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब कि एक ही लाइंस के ऊपर बनने वाला जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल एक ही लाइंस के ऊपर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है, ठीक। तो लेट सपोज हमारे पास दो रेस है, तो दोनों रेस का मैंने थोड़ा सा कलर अलग अलग कर दिया ताकि आपको दो रेस अलग अलग दिखे। दो रेस कुछ इस तरह से रखी होती है कि जो एक ही लाइन बनाती है, ठीक है। अगर दोनों लाइंस को मिला दिया जाए तो एक ही लाइन पे बनती है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो बनता है एंगल उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल का जो वैल्यू होता है, लेट सपोज ये क्या है आपका एस है, तो एस का वैल्यू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। एग्जैक्ट 180 डिग्री होना चाहिए, ना छोटा ना बड़ा, ठीक है। छोटा हो गया तो भी स्ट्रेट एंगल नहीं होगा, बड़ा हो गया तो भी स्ट्रेट एंगल नहीं होगा। अगर एग्जैक्ट 180 डिग्री है तभी आपका जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल कहलाता है। नाउ लास्ट जो इसका एंगल जो है क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होता है। जब लाइट होती है ना, लाइट कहीं से आती है, जैसे सन से लाइट आती है, ठीक है। तो एक मिरर से टकराती है, लेट सपोज जो मिरर होता है, और वहां से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ से क्या हो जाती है, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। और उस मिरर में हमारी क्या दिखती है, इमेज देखती है, ठीक है। यहाँ हमारी आईज होती हैं जहां से रिफ्लेक्शन जाता है, तो उस रिफ्लेक्शन को हम देखते हैं, तो उसको वो जो आईज पे जो गिरती है तो वहां से हमें उस मिरर्स के अंदर क्या दिखता है, रिफ्लेक्शन दिखता है, ठीक। तो लेट सपोज आपके पास एक ग्लास है, ठीक है। और यहाँ पर कोई खड़ा है, ठीक है। तो मिरर्स के अंदर अपना क्या देखेगा, रिफ्लेक्शंस देखेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से उसको रिफ्लेक्शंस दिखेंगे, ठीक है। तो लाइट लाइट यहाँ पर आएगी, ठीक है। लाइट इधर से आएगी, टकरा के इसके ऊपर जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है, लाइट्स। तो उसका क्या दिखेगा, उसको उस मिरर्स के अंदर रिफ्लेक्शंस दिखेगा। तो रिफ्लेक्शंस दिखता कैसे है, ठीक है। लाइट आती है, टकराती है और मिरर्स के ऊपर जाती है, ठीक है। मिरर से टकरा कर वापस अपनी तरफ आती है, तो वो रिफ्लेक्शन हमें उस मिरर्स के अंदर दिखाई देता है, ठीक। तो देखा जाए तो अगर प्लेन सरफेस के ऊपर आती है, अगर आपका जो ग्लास होता है वो प्लेन होता है तो आपको अपनी इमेज अपने बराबर ही दिखती है। लेकिन अगर आपका जो कर्व सरफेस हो जाती है, ठीक है, स्पेरिकल सरफेस या कर्व सरफेस अगर हो गई आपकी, तो आपकी जो इमेज है, जैसे आप यहाँ पर जैसे खड़े रहते हो, जैसे आपने स्टील के पाइप पे देखा होगा, आपके घर में जो स्टील्स के पाइप होते हैं उसके पास आपने ऐसे थोड़ा सा पास में जाकर देखा होगा, तो आपका जो चेहरा जो दिखता है वो लंबा चौड़ा दिखता है, ठीक है। तो डिस्टोर्शन हो जाता है आपकी जो इमेज का होता है। तो आपका मुंह इतना लंबा यहाँ पर ऐसे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे दिखेंगे, हाथ ऐसे ऐसे दिखेंगे, लंबे लंबे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है, जो रिफ्लेक्शन होता है वो कुछ अलग से हो जाता है। तो हमें देखना है कि रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है। तो रिफ्लेक्टेड एंगल हम देखते हैं कर्व सरफेस के ऊपर। तो कर्व सरफेस के ऊपर हम जैसे देखते हैं, तो अगर हमारे पास दो रेस होती है, ठीक है, और लेट सपोज यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, ठीक है। तो उसका जो रिफ्लेक्शन दिखेगा वो इस टाइप दिखेगा, कुछ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर उसका मुंह दिखेगा, लेट सपोज ये जो रेस है यही आपकी क्या है, मिरर से, ठीक है। यहाँ आपका बीच का पार्ट और यहाँ पर आपके पैर दिखेंगे, कुछ इस तरह से आपके पैर दिखेंगे, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टूड कर पा रहे होंगे। तो ये क्या रहता है, आपका रिफ्लेक्शन एंगल होता है। तो इस आदमी का रिफ्लेक्शन एंगल यहाँ दिखता है, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रब करके बना देता हूँ कि यहाँ पर जैसे ये दो मिरर्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब जो रेस है वो मिरर समझ लो, यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, ठीक है। और इसका जो रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पर मुंह होता है, यहाँ पर आपका इधर आपके पैर होते हैं, ठीक है, जहां पर खड़े हैं, और ऐसे हाथ होते हैं। मतलब इस आदमी का रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, इतने पार्ट में आपको दिख रहा है। तो जो रिफ्लेक्शन एंगल होता है वो क्या होता है कि जहां पर आपका जो एंगल होता है उससे छोड़कर जो भी एंगल बनता है राउंड में वो आपका रिफ्लेक्शन एंगल होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, इस इमेज के अंदर देखो, ये जो बंदे यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर ये जो बंदे खड़े हैं, इनके जो रिफ्लेक्शन देखो कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, ठीक है, मुड़े हुए रिफ्लेक्शन दिख रहे हैं। मतलब वो पीछे की साइड होते हैं, मिरर के पीछे का जो एंगल होता है
मतलब ये जो एंगल टी है ये आपका क्या है, रिफ्लेक्शन एंगल है एक्स का। ठीक है, अब कैसे डिफाइन किया जाता है रिफ्लेक्शन एंगल को, तो पूरा जो एक राउंड होता है, पूरा एक राउंड 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, लेकिन हमने कितना घुमा है, हमने जो ए एक्स को छोड़कर हमने पूरा राउंड घुमा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 360 में से एक्स माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, रिफ्लेक्शन एंगल आ जाएगा। रिफ्लेक्शन एंगल क्या हो जाएगा, टी। तो टी इजिकल टू क्या होगा, 360 माइनस एक्स। तो जिसका भी हमें रिफ्लेक्शन एंगल निकालना होता है उसको 360 में से माइनस कर दो। जैसे यहाँ पर एक्स है, एक्स का रिफ्लेक्शन एंगल हमें निकालना है, तो उसको 360 में से माइनस कर देंगे। तो जो रिफ्लेक्शन एंगल आएगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन जो एंगल आएगा वो कितना होगा, टी इजिकल टू 360 डिग्री माइनस एक्स। लेट सपोज आपका रिफ्लेक्शन एंगल, जैसे कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको एग्जांपल्स लेकर, कि यहाँ पर 10 डिग्री का है तो 10 डिग्री का रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा, तो 360 में से 10 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 350 डिग्री हो जाएगा। जैसे कि आपका यहाँ पर एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री का रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा, तो 30 डिग्री का रिफ्लेक्शन होगा 360 में से 30 माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना आएगा, 330 डिग्री। ठीक है, तो 330 डिग्री जो होगा वो आपका क्या होगा, रिफ्लेक्शन एंगल होगा। नाउ नेक्स्ट टाइटल है पेयर ऑफ एंगल्स। तो पेयर ऑफ एंगल्स को समझ लेते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। लेट सपोज आपके पास एक कॉमन पॉइंट है और यहाँ से 3 रेस निकल गई, एक रेस, 2 रेस एंड 3 रेस। ठीक है, तो अगर 3 रेस निकल गए तो ये 3 रेस से मिलकर कितने एंगल होंगे, 2 एंगल होंगे। लेट सपोज इन दोनों के बीच में एंगल एक्स होगा और इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, वाई होगा। तो इसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल। समझते हैं क्या बोलता है। पेयर का मतलब होता है जोड़े, पेयर का मतलब होता है जोड़े। जोड़े किसके, एंगल्स के। तो एंगल्स के जोड़े का मतलब क्या होता है, जोड़े में क्या होती है, सिर्फ 2 चीजें होती है, 2। ठीक है, तो एक एक ये एंगल है, दूसरा ये एंगल है, इन दोनों एंगल्स का क्या होता है, जोड़ा होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। तो डिफाइन करते हैं पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स में हम 4 तरह के पेयर्स पढ़ेंगे। एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, तो पेयर ऑफ जोड़ा होता है, उसको कब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे वो डिफाइन करेंगे। सेकेंड है सप्लीमेंट्री एंगल, एक एंगल का जोड़ा होता है, वो कब सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ठीक है, वो जोड़े की कंडीशंस क्या होगी तब जाके सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। थर्ड है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल कब कहलाता है, जोड़ा। ठीक है, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एक एंगल्स का पेयर आपका लीनियर पेयर कब कहलाएगा उसको हमें डिफाइन करना है। तो वन बाय वन करके हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो लेट सपोज हमारे पास एक एंगल का जोड़ा है। ठीक है, उन दोनों एंगल के जोड़े में दोनों एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो जाता है, राइट एंगल हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो 2 एंगल्स वो सम इज 90 डिग्री, 2 एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लेट सपोज यहाँ पर एक पॉइंट से 3 रेस ओरिजिनेट हुई है, तो यहाँ से एंगल एक्स है, ये दूसरा एंगल वाई है। इन दोनों एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होता है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर हो जाए, तो इन दोनों एंगल्स के जोड़े को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। नाउ सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल कब बोलेंगे, जोड़े को। ठीक है, तो अगर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो एंगल वो सम इज 180 डिग्री, दो एंगल का सम अगर आपका 180 डिग्री हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट। लेट सपोज एक पॉइंट से यहाँ पर 3 रे ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, यहाँ पर 3 रे ओरिजिनेट हुई है। लेट सपोज ये एंगल एस है और ये दूसरा एंगल टी है, सॉरी आर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चेंज कर लिए हैं, एस और आर में चेंज कर लिए एंगल्स को। अब इन दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो ये जो एंगल का पेयर होता है ये सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। ठीक है, तो एक एंगल का ऐसा जोड़ा जिसमें दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। मतलब एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल का एक जोड़ा कहलाएगा। नाउ थर्ड है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कब बोलेंगे, एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, पड़ोसी। ठीक है, पड़ोसी एंगल। ठीक है, तो वो जस्ट अगर पड़ोसी कब होता है, जब उनकी जो हम अगर हमारे घर के पड़ोसी की बात करें, जैसे ये हमारा घर है और ये हमारा पड़ोसी का घर है। ठीक है, घर है तो यहाँ पर खिड़कियां भी होगी, दरवाजे भी होंगे। यहाँ पर लेट सबको दरवाजे है, खिड़कियां है। ठीक है, तो पड़ोसी वाले घर में कंडीशंस क्या होती है कि उन दोनों की जो वॉल होती है वो चिपकी हुई होती है, मतलब एक ही वॉल बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन वॉल, कॉमन वॉल। ठीक,
अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है, तो ये एंगल का जोड़ा होता है। एक पॉइंट से अगर देखा जाए तो तीन रेस निकलती है, एक एंगल ये एक्स है, ये एंगल वाई है। तो एडजेसेंट एंगल में या पड़ोसी एंगल में, ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि इसकी जो एक आर्म होती है, ठीक है, एक जो रेस होती है, ठीक है, वो क्या होती है, कॉमन होती है। एक आर्म क्या होती है, कॉमन होती है, आर्म कॉमन, ठीक है। तो दो एंगल जिनमें उनकी एक जो आर्म होती है वो कॉमन होती है दोनों एंगल्स की, तो हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ पर कुछ अगर चार रे निकली है, ठीक है, यहाँ पर लेट सपोज ये चार रे निकली, एक एंगल एक्स हो गया, ये एंगल वाई हो गया, ठीक है। तो ये एंगल एक्स और एंगल वाई की कोई भी आर्म कॉमन नहीं है, सिर्फ वर्टेक्स कॉमन है, ठीक है, जो पॉइंट है जिस पॉइंट से निकल रही है वही कॉमन है। इसके अलावा आर्म कॉमन नहीं है। अगर आर्म कॉमन नहीं है तो हम पड़ोसी एंगल या एडजेसेंट एंगल नहीं बोलेंगे। अगर आर्म कॉमन हो गई, इन दोनों की जो रेस हो गई वो क्या हो गई, कॉमन हो गई, तो हम बोलेंगे उसको एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो ये सिर्फ एक डेफिनेशन है, इसमें कोई प्लस माइनस कुछ नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। टू एंगल्स आर एडजेसेंट, दो एंगल एडजेसेंट होते हैं, कब होते हैं, इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, इन दोनों का जो वर्टेक्स होता है वो तो कॉमन होता है। अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन क्या होता है, वर्टेक्स होता है, कॉमन वर्टेक्स से लाइंस जाती हैं, ठीक है। और इनकी एक कॉमन आर्म होती है, कॉमन क्या होती है, आर्म होती है, दोनों की जो आर्म है वो एक कॉमन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल है, इन दोनों के बीच में एंगल है। लेकिन जो आर्म कॉमन नहीं होती है, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ये जो नॉन कॉमन आर्म है, ये दोनों जो आर्म है, ठीक है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये कॉमन नहीं है, लेकिन ये क्या होगी, जो कॉमन आर्म होगी उसके डिफरेंट डिफरेंट साइड पर होगी, एक इसके इस साइड पे होगी, दूसरी इसके इस साइड पर होगी, ठीक है। तभी जाकर ये क्या कहलाएगा, आपका एडजेसेंट एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉमन हमारे पास क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, यहाँ से रेस निकलेगी, ठीक है। कॉमन रेस को मैंने ब्लू कलर से रखा है, ठीक है। और जो नॉन कॉमन रे आर्म है उनको मैंने क्या करा है, रेड कलर पे रखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा, एक्स एंगल और वाई एंगल बनेंगे। तो एक्स और वाई एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, कब कहलाएंगे, जब इनकी एक कॉमन आर्म होगी और नॉन कॉमन आर्म इनकी क्या रहेंगी, आपकी अपोजिट साइड में रहेगी, ठीक है, डिफरेंट साइड में रहेगी कॉमन आर्म से। नाउ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, एक ही लाइन के ऊपर बनने वाले जो एंगल होते हैं उसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और लेट सपोज यहाँ एक वर्टेक्स रख दिया हमने और यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पर दो एंगल से जो दोनों एंगल का जो सम रहेगा वो 180 डिग्री होता है। हमेशा एक लाइन पर बनने वाला एंगल आपका क्या होता है, 180 डिग्री होता है। चाहे यहाँ से कितनी भी रेस निकाल दो, यहाँ पर एक वर्टेक्स सिलेक्ट करके कितनी भी रेस निकाल दो यहाँ पर, तो एक्स वाई जेड और यहाँ पर मान लो टी है, तो सभी के सभी का जो सम होगा एंगल्स का वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक लाइन पर बनने वाला एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो लेट सपोज आपके पास दो ऐसे एंगल है, एक एंगल एक्स है और वाई है, ठीक है, जो एक ही लाइंस के ऊपर बने हुए एंगल है, एक ही लाइंस के ऊपर बने हुए एंगल है। तो एंगल एक्स और एंगल वाई का सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर ये 180 डिग्री हो गया, एंगल एक्स और एंगल वाई का जो सम 180 डिग्री हो गया, तो वो एक लाइन बनाएंगे। इसका उल्टा भी सही है, ठीक है, अगर दो एंगल्स का सम, दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाता है तो वो क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं। और लीनियर पेयर होंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो दो कंडीशंस यहाँ पर हमने देखी है। तो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम आपका क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास एक रे है, दूसरी रे है और यहाँ पर ये तीसरी रे है, एक ही वर्टेक्स से निकली है। लेट सपोज ये एंगल आपका एस है और ये एंगल आपका आर है, एंगल एस और एंगल आर, ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, क्योंकि इनके एक कॉमन आर्म है और नॉन कॉमन आर्म इनके दोनों डिफरेंट साइड पर रखी हुई है, ठीक है। तो ये आपका एडजेसेंट एंगल है और एडजेसेंट एंगल का सम अगर आपका 180 डिग्री आता है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। और जब भी 180 डिग्री होता है ना, तो एक जो दो नॉन कॉमन जो आर्म होती है, ठीक है, नॉन कॉमन जो आर्म होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के ऊपर रहती है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर रहती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर तीन लाइनें हैं, दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल रहेगी और एक तीसरी लाइन होगी जो कि क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो लेट सपोज हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है,
इन पैरेलल लाइंस का हम नाम भी दे देते हैं। एक लाइन है एम और दूसरी लाइन है यहाँ पर एन। ठीक है, एम और एन दोनों क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, एम पैरेलल एन, पैरेलल लाइंस को एम पैरेलल एन। ठीक है, तो ये इस तरह से कंडीशंस को लिखा जाता है। अब ट्रांसवर्सल लाइन, यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन भी है जो दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करती हुई निकलती है। अब ये दोनों लाइंस को कट करती है, एम को भी कट करती है और एन को भी कट कट करती है। लेट सपोज दिस इज द लाइन एल। ठीक है, इसका लाइन का नाम है एल। अब ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है, मतलब एम को भी इंटरसेक्ट कर रही है, एन को भी कर रही है। जब एल एम को इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पर भी चार एंगल बनते हैं। ठीक है, तो एक एंगल ये रहा, दूसरा एंगल ये रहा, तीसरा एंगल ये रहा, चौथा एंगल ये रहा। जब एल आपको एन को इंटरसेक्ट करती है, जब लाइन एन को इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पर भी चार एंगल बनते हैं। एक एंगल ये रहा, सेकेंड एंगल ये है, थर्ड एंगल ये है और फोर्थ एंगल ये है। ठीक है, इन सभी एंगल्स के हम नाम दे देते हैं। सबसे पहले इस वाले एंगल को मैंने नाम दे दिया 1, इस वाले एंगल को नाम दे दिया 2, इस वाले एंगल को 3 और इस वाले एंगल को मैंने नाम दे दिया 4। ठीक है, सिमिलरली हम इन चारों एंगल्स को भी नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर भी हम इन चारों एंगल्स को नाम दे देते हैं। ये एंगल 5 हो गया, ये एंगल 6 हो गया, ये एंगल 7 हो गया और ये एंगल हो गया 8। अब हमें क्या करना है, ये 8 एंगल है, इन 8 एंगल्स में कौन सा एंगल किस एंगल से क्या रिलेशंस बनाता है, उस रिलेशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखा जाए तो यहाँ पर दो तरह के एंगल्स बन रहे हैं। दो तरह के एंगल्स कैसे बन रहे हैं, एक तो वो जो अंदर की साइड बन रहे हैं। देखो ये जो एंगल्स हैं 2, 3, 5 और 8, 2, 3, 5 और 8, ये जो एंगल्स हैं ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। ये अंदर की साइड बने हुए हैं, तो अंदर की साइड बने हुए हैं तो इन एंगल्स को हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। वैसे ही यहाँ पर चार एंगल जो है वो बाहर की साइड बने हुए हैं। एंगल 1 बाहर की साइड दिख रहा है, एंगल 4 बाहर की साइड दिख रहा है, एंगल 6 बाहर की साइड है और एंगल 7 बाहर की साइड है। इन चारों एंगल्स को हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह के एंगल्स को आइडेंटिफाई किया है हमने। ठीक है, सबसे पहले इनको सब एंगल्स को हम डिफाइन करेंगे, वन बाय वन करके हम डिफाइन करेंगे किस एंगल्स को क्या नाम देते हैं। तो ये सब डिफाइन करने के बाद ही हम इसमें रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो इंटीरियर एंगल वो होते हैं जो अंदर की साइड बने हुए होते हैं। ठीक है, अंदर की साइड कौन कौन से एंगल्स बने हुए हैं, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 8। तो इंटीरियर एंगल्स में कौन आ जाएगा, एंगल 2 आ जाएगा, इंटीरियर एंगल में एंगल 3 आ जाएगा, एंगल 5 आ जाएगा और एंगल, ये चारों के चारों इंटीरियर एंगल हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की। अब एक्सटीरियर एंगल में कौन कौन है, एंगल 1 है, एंगल 4 है, एंगल 6 है और एंगल 7 है। ये सभी बाहर के साइड एंगल है, तो बाहर जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 6 एक्सटीरियर एंगल है और एंगल 7 ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। अब यहाँ पर हमने दो तरह के एंगल्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, एक तो इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल। ठीक, अब आगे की टर्मिनोलॉजीज देखते हैं इसी में। ठीक है, तो हमारे पास वही दो लाइंस है, एम पैरेलल एन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है। एंगल्स के जो नाम दिए हमने वैसे ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पर हम चार तरह के और एंगल्स देखते हैं। कौन कौन से एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको डिफाइन करेंगे अभी कि करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और वर्टिकल अपोजिट एंगल। एक्चुअल में ये जो होते हैं ये दो एंगल का एक सेट होता है। ठीक है, एक पेयर होता है, लेकिन वो जो एंगल का पेयर हमने जो पहले पढ़े थे उस तरह का नहीं होता है। उसमें क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है और एक ही वर्टेक्स से दोनों एंगल्स हुआ करते हैं। यहाँ पर ये इस तरह के जोड़े हैं जिनमें कोई भी कॉमन आर्म भी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल की। करस्पॉन्डिंग एंगल होता है एक ही साइड पे बनने वाले एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। अब एक ही साइड पे बनने वाला एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम यहाँ पर एंगल चूज करना पड़ेगा कि किस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल आपको चाहिए। हर एक एंगल्स का करस्पॉन्डिंग एंगल हम डिफाइन कर सकते हैं। एंगल 1 का भी कर सकते हैं, 2 का, 3 का, 4 का भी कर सकते हैं। सिमिलरली एंगल 5 का, 6 का, एंगल 7 का और एंगल 8 का भी करस्पॉन्डिंग एंगल डिफाइन कर सकते हैं। मतलब आठों एंगल का हम क्या कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बता सकते हैं। अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है कि जिस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल आपको बताना है उसके करस्पॉन्डिंग एंगल, उसी साइड में जो बनने वाला एंगल है वो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमें चाहिए एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, तो एंगल 1 किस साइड में बना हुआ है, ईस्ट साइड में बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो देखा जाए, थोड़ा इरेज कर देता हूँ, तो ये जो एंगल बना हुआ है ये ईस्ट साइड में बना हुआ एंगल है। तो ईस्ट साइड में बनने वाला एंगल यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग 1 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो एंगल क्या है, 5 एंगल है। ठीक है, एंगल 5 है। तो हम बोलेंगे कि 1 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है, 5 है। सिमिलरली हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि 5 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, तो 5 का एंगल किधर बन रहा है, ईस्ट साइड बन रहा है। तो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, 1 होगा। जो इस साइड बनने वाला एंगल क्या है, सिर्फ एक ही एंगल है 1। ठीक है, इसके अलावा कोई एंगल नहीं है। तो एंगल 5 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल 1 होगा। इसलिए मैंने इसमें डबल हेडेड एरो लगाया हुआ है, दोनों साइड एरो लगाया हुआ है कि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है। ठीक है, तो 1 का 5 और 5 का क्या होगा, 1 होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, तो 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करते हैं। तो एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए, तो 2 इस साइड पे एंगल बना हुआ है और इसी साइड पे जो बनने वाला एंगल होगा वो इसका क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल 6 होगा। तो ये एंगल 6 क्या है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली अगर 2 का 6 है तो 6 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, 2 होगा। ठीक है, तो 6 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, 2 होगा। नाउ सिमिलरली हम सभी को डिफाइन कर सकते हैं। एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए, तो एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 3 इस साइड एंगल है, तो इस साइड एंगल आपका क्या है, एंगल 7 है। तो एंगल 7 क्या होगा, आपका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा 3 का, और 7 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल 3 होगा। सिमिलरली अगर मुझे 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए, तो 4 इस साइड पे बना हुआ एंगल है, तो 4 के साइड पे बनने वाला एंगल कौन सा होगा, एंगल 8 होगा। तो 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल 8 होगा। ठीक है, या फिर हम बोले कि 8 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, तो एंगल 4 होगा। नाउ करस्पॉन्डिंग एंगल को तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। अब इंटीरियर एंगल की बात करें तो ये जो चारों ही है, अंदर की साइड जो बनने वाले एंगल होते हैं ये होते हैं इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल कौन है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 8। तो इंटीरियर एंगल की बात करें तो एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 8, ये चारों ही इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अब हमें बात करनी अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक के बाद एक को छोड़कर तीसरा वाला। ठीक है, तो एक के बाद एक को छोड़कर तीसरा वाला, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। और अगर मुझे यहाँ पर डायग्राम में देखना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो मुझे पहले एंगल चूज करना पड़ेगा। इन चारों में से एक एंगल चूज करना पड़ेगा कि मुझे किसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल चाहिए। लेट सपोज मैंने कहा कि मुझे एंगल 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल चाहिए, तो एंगल 2 को से हम स्टार्ट करेंगे। एक एंगल को छोड़कर जो आगे आने वाला जो एंगल होगा वही उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। फॉर सपोज यहाँ पर एंगल 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंसिडर कर लेता हूं, मुझे एंगल 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल चाहिए। अब 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल चाहिए, तो आप चाहो तो इधर भी आ सकते हो, आप चाहो तो इस रास्ते से भी आ सकते हो। ठीक है, अगर 2 से इस रास्ते से आए, ठीक है, मैं यहाँ पर जो एरो बना रहा हूं इस रास्ते से आए, तो 2 के बाद एंगल आता है 3, और 3 को छोड़कर, 3 को नहीं करना है क्योंकि अल्टरनेट हमको क्या करना है, एक एंगल छोड़ना है, उसके बाद जो आएगा एंगल वो आपका इसका एंगल होगा। तो 2 के बाद 3 को छोड़ा तो क्या बचेगा, 8 एंगल बचेगा। तो वो जो 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, 8 होगा। तो 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, 8 होगा। सिमिलरली अगर आप इधर से नहीं आते और इधर से आते तो आप क्या करते हैं कि 2 के बाद जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था वो 5, तो 5 को नहीं लेना है, उसके बाद का जो एंगल 5 के बाद क्या आता है, 8 आता है। तो 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इधर से भी क्या होगा, 8 ही होगा। ठीक है, तो 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 8 होगा। सिमिलरली अगर मुझे 8 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा तो अब वापिस हमें इधर घूम के जाना पड़ेगा, इससे इधर घूम के जाना पड़ेगा, तो 8 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या आएगा, 2 आएगा। नाउ सिमिलरली हम आगे भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे चाहिए 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 3 एंगल है, तो 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहां से मुझे यहां जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 8 को छोड़ना पड़ेगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 8 है उसके बाद, तो 8 को छोड़ा हमने तो क्या आया, 5 आया। तो इधर से भी 5 आएगा। अगर इधर से आऊंगा तो 2 को छोड़ना पड़ेगा, तो अगला क्या आएगा, 5 आएगा। तो दोनों तरफ से एंगल 5 आएगा। तो 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, आपका 5 होगा। 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है, 5 है। सिमिलरली 5 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होगा, एंगल 3 होगा। तो यहां पर हमने देखा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं।
अब इसको कुछ इस तरह से भी याद कर सकते हैं, अगर आपका पास ऐसा एंगल है तो आपने रखा यहाँ पर 2, 3 और 5, 8। 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, घूम के इधर आ जाओ एक को छोड़कर, ठीक है, तो 8 पे आ गए। और 2 का चाहिए, इधर से गए तो 5 को छोड़कर इधर आ जाओ तो 8 पे आ गए, ठीक है। 3 का चलना है तो 3 से हम इधर घूम के ऐसे आए, ठीक है, तो एक को छोड़कर तीसरा, मतलब एक के बाद दूसरे को छोड़कर तीसरा, इधर जहां से चले हम वहां से उसको छोड़कर अगला वाला, ठीक है। तो 8 को छोड़कर क्या आ जाएगा, 5 वाला। तो 3 का कितना आएगा, 5, और 2 का क्या आएगा, 8 आएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की हम अगर बात करें तो एक और ट्रिक है, अगर आपको ये भी देखना है, ट्रिक देखना है, तो दो पैरेलल लाइंस है, ये दो लाइनें पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट लाइन है, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट लाइन है, जरूरी नहीं है इसी तरह से ड्रॉ करना है, ये लाइन कुछ इस तरह से भी ड्रॉ हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंगल तो 4 ही एंगल बनेंगे, बस एंगल जो अभी बड़े बन रहे हैं वो छोटे बन जाएंगे। पहले ये वाला एंगल क्या था, बड़ा बना था एंगल 1, अब यहाँ पर एंगल 1 क्या हो गया, छोटा हो गया। पहले एंगल 2 छोटा बन रहा था, यहाँ पर एंगल 2 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन किधर भी किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि दो पैरेलल लाइंस तो हमारे पास है, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट लाइन है, ठीक है। और आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल चाहिए, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक जेड बनेगा। अगर देखा जाए तो ये देखो, ये जेड बन रहा है, तो यहाँ पर एंगल 2 है और यहाँ पर एंगल क्या है, 8 है। तो जो जेड बनेगा, जेड पे जो बनने वाला एंगल होता है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ऐसे चला, यहाँ पर देखो ये वाला ये जेड बनेगा, ठीक है। तो 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, 8 होगा। अब एक जो होता है वो उल्टा जेड भी बनता है, एक ऐसे करके ऐसे करके ऐसे भी बनता है, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे करके ऐसे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो दो तरीके और हैं, या तो आप इसका एक जेड बना लो, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। और दूसरी बात, ऐसे करके ऐसे बनाया तो यहाँ से और यहाँ तक का जो एंगल होगा, यहाँ का जो एंगल होगा 3, यहाँ का जो एंगल होगा वो सॉरी 5, ठीक है। वो 3 और 5 क्या होंगे, आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। नाउ बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 4 एक्सटीरियर एंगल हैं, ठीक है। कौन सा है, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 8, सॉरी 7। तो ये 4 आपके अल्टरनेट ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। हमें फाइंड आउट करना है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो इन चारों में से एक एंगल हमें चूज करना पड़ेगा कि इस एंगल्स का हमें एक्सटीरियर एंगल बताइए। तो यहाँ पर पहले डिफाइन कर लेते हैं, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 7। यहाँ पर 4 हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है। अब फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं कि 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ठीक है। तो देखा जाए तो 1, 4 यहाँ पर रखे हैं, 1 और 4 यहाँ पर रखे हैं, 6 और 7 यहाँ पर रखे हुए हैं, 6 और 7 यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पास में रख देता हूँ और यहीं पे मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। तो आपको एंगल 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल चाहिए। अल्टरनेट चाहिए मतलब कि एक को छोड़कर दूसरा, ठीक है। तो 4 को छोड़कर 7, तो 1 का हो जाएगा 7। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं 4 की, अगर बात करूं तो 4 का हम 1 छोड़ेंगे और क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 4 का जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो उल्टा भी हो जाएगा, ठीक है। 7 का 1 हो जाएगा और 6 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से ही देखेंगे इसको कि 1 का जो होगा वो 4 को छोड़कर फिर वापस क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 7 और 7 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एंगल्स 4 की, तो 4 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मतलब 4 से चलेंगे, 7 छूटेगा तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो 4 का हो जाएगा 6, 4 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 6। आप चाहो तो इस तरह से भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये तो पता चल गया है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं। अब बात करते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल की। वर्टिकल अपोजिट एंगल में एक ही ऐसा एंगल है जिसमें कॉमन वर्टेक्स होता है, ठीक है। अब ये जो होता है, दो लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट के जो एंगल होते हैं उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो एंगल वर्टिकल अपोजिट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लाइन है और यहाँ पर एक दूसरी लाइन है, जो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो लेट सपोज ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर दो तरह के एंगल बनते हैं। देखो ये दोनों आमने सामने के एंगल है, मैं एंगल ए और एंगल ए की बात कर लूं, ठीक है। और ये एंगल बी और एंगल बी क्या है, आमने सामने वाले एंगल है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट है।
तो इनके वर्टेक्स जो होंगे वो कॉमन होंगे, ठीक है। और ये आमने सामने के एंगल होंगे। जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके आमने सामने के जो एंगल होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कंसीडर करके चलते हैं किस किस का हमें वर्टिकल अपोजिट एंगल चाहिए। तो सबसे पहले मैं एंगल 1 का वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाता हूँ। तो एंगल 1 किन किन दो लाइनों से बना है, एक तो एम से बना है और एक बना है एल से, ठीक है। तो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पर एंगल 1 बना है। तो एंगल 1 का अपोजिट क्या होगा, उसके सामने वाला एंगल, ठीक है। एंगल 1 के सामने वाला एंगल कौन है, 3 है, इसके सामने वाला एंगल 3 है। तो इसका जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा, 3 होगा। वैसा उल्टा भी बोल सकते हैं कि एंगल 3 का सामने वाला एंगल कौन है, एंगल 1 है, तो 3 का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन है, 1 है, ठीक है। तो मैंने कहा था ये दोनों क्या है, एक ही वर्टेक्स के ऊपर बनने वाले एंगल होते हैं, आमने सामने के एंगल होते हैं। दो लाइनें के इंटरसेक्शन से ये दोनों एंगल बनते हैं। अब सिमिलरली अगर हम वर्टिकल अपोजिट एंगल की बात करें तो 2 का वर्टिकल अपोजिट एंगल भी चाहिएगा। तो 2 का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन होगा, 4 होगा। तो 2 का होगा 4 या 4 का क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। सिमिलरली आगे और बात करते हैं, वो एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा, तो 5 का होगा 7, ठीक है। 5 का होगा 7 और 7 का क्या होगा, 5 होगा। सिमिलरली 6 की बात करते हैं तो 6 का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन होगा, 8, ठीक है। तो 6 का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन होगा, 8 होगा। और 8 का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन होगा, 6 होगा। तो आई होप आपको ये चारों तरह के पेयर समझ में आए होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल किसे कहते हैं। तो ये तो था हमारे पास क्या है कि सारे एंगल्स का रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया कि किसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, किसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, किसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, किसका वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा, ठीक है, कौन सा एंगल होगा। अब ये तो बात कर ली, अब हम बात करेंगे रिलेशंस की। रिलेशंस की क्या, कि जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट लाइन है, तो इनके बीच में रिलेशंस क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बीच में रिलेशंस क्या होता है। अभी तो हमने सिर्फ बताया है कि ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का सम क्या होता है, क्या एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्या दोनों लाइन पैरेलल होती है या इक्वल नहीं होते हैं, कौन कौन से रिलेशंस यहाँ पर इनमें डेवलप हो सकता है, क्या ऑपरेशन हो सकता है दोनों के बीच में, इक्वलिटी का हो सकता है, सम का हो सकता है, डिफरेंस का हो सकता है, डिवाइड का हो सकता है, क्या हो सकता है। एक्चुअल में हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशंस फाइंड आउट करना है। कब, जब एम और एन क्या हो जाएंगे, पैरेलल्स हो जाएंगे। तो हम उसी की बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, कि इफ एम एंड एन आर पैरेलल, अगर एम और एन दो लाइन क्या है हमारे पास, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एम और एन को पैरेलल लाइंस ले लिया है, और एल इज ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट लाइन, ठीक है। एल ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट लाइन है। तो कुछ इस तरह से हमने एंगल्स को डिफाइन किया था, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर 8 एंगल बने हुए हैं, इनके बीच में रिलेशंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल के बीच में क्या रिलेशंस होता है। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट लाइन होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन था, 5 था। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 5 होगा। एंगल 1 क्या होगा, एंगल 5 के इक्वल होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। सिमिलरली 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या था, 6 था। 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल 6 था, तो 2 और 6 क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, ये कब इक्वल होंगे, ये भी कंडीशंस याद होना चाहिए। एम और एन जब पैरेलल होंगे तब की बात है, अगर एम और एन पैरेलल नहीं होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। एंगल 3 की बात करते हैं, तो एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 7 है, तो 3 और 7 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल 4 की बात करते हैं, तो एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 8 है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 4 एंगल और 8 एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। 4 इज इक्वल टू 8। नाउ अगर बात करते हैं कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल ना हुई तो क्या होगा, एम और एन दोनों पैरेलल ना हुई, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, एम नॉट पैरेलल टू एन, अगर एम और एन पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ठीक है। ये दोनों लाइन हमने ड्रॉ करी है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, और यहाँ पर मान लो एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट लाइन है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट लाइन है, तब भी ये जो एंगल्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पर एंगल 1 बनता है और यहाँ पर जो एंगल बनता है 5 बनता है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल तो होते हैं, एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल तो होते हैं, लेकिन इक्वल नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं।
अगर पैरेलल नहीं है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल तो तब भी होंगे, ठीक है, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ये करस्पॉन्डिंग एंगल तो होंगे, क्योंकि एक ही साइड बनने वाले जो एंगल होते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, चाहे एम और एन पैरेलल हो या ना हो। लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कब होते हैं, जब ये दोनों पैरेलल होते हैं तब इक्वल होते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करें, एम और एन अगर पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करते हैं। तो ये जो वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 है, ठीक है, तो ये 3 4 ये और ये क्या था आपका, लेट सपोज ये 7 था, ठीक, 8 था, ठीक है। तो बात करते थे कि 2 और 8 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, तो एंगल 2 और एंगल 8 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो एम और एन पैरेलल नहीं है तब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो रहेंगे, लेकिन वो जो रिलेशंस जो बनेगा, ठीक है, वो जो हम देखेंगे रिलेशंस, वो वैलिड तब होगा जब एम और एन क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। तो सभी में ये बातें लागू होती हैं, ठीक है, जो भी चीजें होती हैं, तो चाहे एम और एन पैरेलल हो या ना हो, उनके बीच में वो रिलेशंस तो रहेगा। कौन सा रिलेशंस, कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है या नहीं है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है या नहीं है, ठीक है, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन उनके बीच में जो रिलेशंस हम जो डेवलप करेंगे इक्वलिटी का, वो तभी वैलिड होगा जब एम और एन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बीच में रिलेशंस क्या होगा, जब एम और एन पैरेलल होगी और एल एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट लाइन होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 8, ठीक। और अगर एम और एन पैरेलल हो गए तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहां पर भी इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कब इक्वल होते हैं, जब एम और एन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो एंगल 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एंगल 8, तो 2 और 8 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, 2 और 8 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बात करते हैं 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 8 है, 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, 5 है। तो 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, 5 है। तो अगर मैंने बात करी इफ एम पैरेलल टू एन देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 2 के इक्वल होगा एंगल 8 और एंगल 3 के इक्वल होगा एंगल 5। नाउ अब बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में भी सेम प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एंगल 1 4 6 और 7 ये सभी के सभी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 1 4 एंगल 6 और एंगल 7 एक्सटीरियर एंगल है। हमने देखा था कि 1 का जो अल्टरनेट एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, वो 7 है, और 1 का 7 है, और एंगल 4 का क्या है, एंगल 6 है। एंगल 4 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है एंगल 6। और अगर एम और एन पैरेलल हुए देन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल, तो उस समय क्या होगा, आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब एंगल 1 इजिकल टू क्या होगा, एंगल 7 होगा, और एंगल 4 इजिकल टू क्या होगा, एंगल 6 होगा। नाउ अब बात करते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल की। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स दो लाइन के इंटरसेक्शन से बनता है, और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वली होते हैं, ठीक है। तो चाहे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करें या चाहे ये एम और एन पैरेलल हो या ना हो, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। तो ऑलवेज इक्वल होता है, इसकी कोई कंडीशंस, ये कंडीशंस डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है कि एम इसके एन के पैरेलल होगा या नहीं होगा, क्योंकि दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो आमने सामने वाले एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखा जाए तो 1 का वर्टिकल अपोजिट एंगल 3 होगा, तो 1 का वर्टिकल अपोजिट एंगल 3 है। वैसे ही 2 का 4 है, ठीक है, 2 का क्या है, 4 है। वैसे ही 5 का 7 है, 5 का 7 है, और 6 का क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल 8 है। नाउ हमने देखा है कि एम और एन अगर जब पैरेलल लाइंस होती हैं, अगर एम और एन दोनों पैरेलल लाइन है, एल एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट लाइन है, तो यहाँ पर 8 एंगल बनते हैं। तो उन एंगल्स का 1 2 3 4 नाम दिया है। यहाँ पर एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 और एंगल 8 नाम दिया है, ठीक है। तो सभी एंगल्स को हमने अलग अलग नाम दिया है। अब अगर हम सारे रिलेशंस को एक साथ देखा जाए, ठीक है, एक साथ देखा जाए और उसको कंक्लूड किया जाए तो कौन सा एंगल किस एंगल्स के इक्वल होगा, हम ये फाइंड आउट करें। तो हमने देखा था कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है। एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। वहीं भी हमने ये देखा था कि एंगल 1 और एंगल 7 इक्वल है। एंगल 1 और एंगल 7 इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। वहीं पे अगर हमने देखा था कि एंगल 5 और एंगल 7 इक्वल है, एंगल 5 और एंगल 7 इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और हमने ये भी देखा था कि एंगल 3 और एंगल 5 भी इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल है। क्यों 3 और 5 इक्वल है? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का रिलेशन है, और एम और एन क्या है? पैरेलल है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। हम एक और रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर, एंगल 3 और एंगल 7 भी इक्वल है। एंगल 3 और एंगल 7 क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों के दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। हम ये भी यहाँ पर रिलेशंस डेवलप कर सकते हैं कि एंगल 5 और एंगल 1 भी क्या है? इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब देखा जाए तो 1 3 के इक्वल है, 1 7 के इक्वल है, तो 3 और 7 भी इक्वल होंगे, एंगल 3 और एंगल 7 भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों क्या है? सेम थिंग से क्या है? इक्वल, सेम एंगल से इक्वल है। तो हमने यूक्लिड में ये तो पढ़ा ही था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये जो थिंग्स है ये सेम थिंग्स से क्या है? इक्वल है, तो ये आपस में दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इन चारों रिलेशन से हम ये देख सकते हैं कि एंगल 1, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 7 चारों के चारों क्या है? इक्वल है। तो इन चारों से अगर कंक्लूजन में निकालूं तो देखा जाए तो एंगल 1 इजिकल टू होगा एंगल 3, इजिकल टू होगा एंगल 5, इजिकल टू होगा एंगल 7, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन हम बाद में लिखेंगे, पहले हम और भी एक कंडीशंस देख लेते हैं कि हमने अगर यहाँ पर देखा था एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। हमने ये भी देखा था कि एंगल 2 और एंगल 8 इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 8 इक्वल है। क्यों? क्योंकि एम और एन पैरेलल होते हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? 8 होगा। तो 2 और 8 क्या होंगे? इक्वल होंगे। हमने ये भी देखा था कि एंगल 6 और एंगल 8 क्या है? इक्वल है। 6 और 8 इक्वल क्यों है? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। दो लाइन के इंटरसेक्शन से बनने वाला एंगल हमेशा वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। हमने ये भी देखा था कि एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल है, एंगल 4 और एंगल 6 क्या है? इक्वल है। क्यों इक्वल है? ठीक है, तो देखा जाए तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट क्या है? ये एक्सटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं जब एम और एन क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। अब इन रिलेशंस को हम एक साथ देखा जाए तो हम यहां से जो कंक्लूजन निकालेंगे कि ये चारों एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। 1 3 5 और 7, 1 3 5 7 चारों एंगल्स क्या है? इक्वल है। और इन चारों से, ठीक है, चार रिलेशन हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एंगल 2 4 के इक्वल है, 2 8 के इक्वल है, मतलब कि 2 4 8 सभी इक्वल है। और एंगल 8 एंगल 6 के इक्वल है, मतलब ये चारों आपस में क्या है? इक्वल है। तो एंगल 2 एंगल 4 एंगल 6 और एंगल 8 क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एम और एन पैरेलल होते हैं तो सिर्फ दो टाइप के ही एंगल होते हैं, एक तो ये वाले एंगल्स इक्वल एंगल, और एक ये इक्वल एंगल। तो 1 3 5 और 7, 1 3 और 5 7 सभी के सभी एंगल्स का वैल्यू एक ही होता है। और 2 4 6 8 इन सभी एंगल्स का वैल्यू एक ही होता है, मतलब दो ही एंगल की बात कर रहे हैं हम। 1 और 3 एक ही एंगल है, 1 3 5 7 एक ही एंगल है, वैल्यूज एक ही आएगा। अगर 30 डिग्री है तो सभी 30 डिग्री रहेंगे। और देखा जाए तो 2 4 और 6 और 8 इन सभी का वैल्यूज क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो एम और एन अगर पैरेलल होते हैं तो इतने सारे चार एंगल इसमें इक्वल होते हैं, चार एंगल इसमें यहाँ पर इक्वल होते हैं। तो दो टाइप के एंगल ही आपको मिलेंगे, ठीक है, कंक्लूजन निकालने के बाद। नाउ एक तरह का और एंगल जो छूट गया है उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत काम की चीज है, ठीक है। अगर इफ एम और एन पैरेलल लाइन हुए, दो लाइंस पैरेलल हुई एम और एन, ठीक है, देन सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका जो यूक्लिड का फिफ्थ पास्टुलेट होता है ना, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो फिफ्थ पास्टुलेट क्या बोल रहा था कि जब दोनों लाइन पैरेलल हो जाती है, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट लाइन हो जाती है, तो इंटीरियर एंगल, एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री जब हो जाता था, तब दोनों लाइनें क्या होती थी? लेट सपोज ये एंगल ए और एंगल बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी अगर 180 डिग्री हो जाता था तो उस साइड ये लाइंस कभी मीट नहीं करती थी। और अगर यहाँ पर एंगल सी और एंगल डी है, ठीक है, तो एंगल सी प्लस एंगल डी भी क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इधर भी ये लाइन कहीं पे मीट नहीं करती है, मतलब ये दोनों लाइंस क्या हो जाती थी? पैरेलल हो जाती है। हमने इसका उल्टा कर दिया, क्या कर दिया कि हम दिखा रहे हैं कि इफ एम और एन पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनके जो को इंटीरियर एंगल होते हैं, जो एक ही साइड के इंटीरियर एंगल होते हैं, उनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अभी इसको भी देख लेंगे हम को इंटीरियर एंगल को भी।
तो एक साइड पे बनने वाले जो एंगल होता है उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये उल्टा बोल रहा है कि अगर पैरेलल है तो 180 डिग्री है। पास्टुलेट्स में हमने उल्टा पढ़ा था, पास्टुलेट में हमने ये पढ़ा था कि अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो लाइंस पैरेलल है, एम और एन पैरेलल है, ए एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट लाइन है। हम क्या देख रहे हैं, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का मतलब होता है कि इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल मतलब कि अंदर के एंगल, सिर्फ 4 ही एंगल जो है वो अंदर के हैं, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 8। ठीक है, अब हमें देखना है कि को इंटीरियर एंगल, अब ये दो एंगल्स का सम होता है। ठीक है, दो एंगल्स का सम, तो को इंटीरियर का मतलब होता है कि एक ही साइड के इंटीरियर एंगल, एक ही साइड के इंटीरियर एंगल। तो 2 और 5 एक ही साइड के एंगल है, 3 और 8 एक ही साइड के एंगल है। तो एंगल 2 और एंगल 5 का जो सम होगा अगर वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, कब 180 डिग्री होगा, जब एम और एन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। वो 3 और 8 एक ही साइड के एंगल है, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे एंड एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बोल रहा है, अगर एम और एन पैरेलल हो गए, को इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हम इतना ही अभी रखते हैं। ठीक है, आई होप इससे काम बहुत चल जाएगा। ठीक है, पूरे चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा इतने से इंट्रोडक्शन से। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, इसके बिना हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। अगर सारी टर्मिनोलॉजीज आपको बहुत अच्छे से आती है, सारे एंगल्स का रिलेशंस आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, एंगल्स निकालना अच्छे से आता है, उनके बीच में रिलेशंस डेवलप करना अच्छे से आता है, तो आगे आने वाले किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन पार्ट को हम यही खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।